स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, क्या यूपीएससी मेन एग्जाम में आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है या हिंदी साहित्य लेने के बारे में आप सोच रहे हैं? यदि ऐसा प्लान है और यदि आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ में हिंदी साहित्य का एक तीसरा बैच 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और इस बैच में आप कोर्स तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी है। कुल 4 महीने का कोर्स है, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है। और इस 4 मंथ्स में पूरे सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। वीकली टेस्ट भी है और टेस्ट सीरीज भी है। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य यूपीएससी में काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। हर बार इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। 2022 की अगर आप बात करें तो इसमें भी हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होने वाले लोगों में हिंदी साहित्य ऑप्शनल वाले ज्यादा हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जरूर इस पर विचार करें। बहुत आसान, सरल, सहज विषय है जिसमें हमारे जीवन और समाज की ही बातें पढ़नी है। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो बहुत ही आसान एक वैकल्पिक विषय है। कोई ज्यादा अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें, और कोई करंट अफेयर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक फायदा ये भी है कि यदि आप हिंदी साहित्य रखते हैं तो मेंस में जो आपका कंपटीशन है वो हिंदी वालों के साथ ही है, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम में तो कोई लिखेगा नहीं। जो लोग भी हिंदी साहित्य रखेंगे वैकल्पिक विषय, वो सभी हिंदी में ही लिखेंगे। तो यहाँ आपको कई तरीके का लाभ मिल जाता है। ऐसे पेपर के लिए भी आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पर जरूर विचार करें और डेट याद रखें, 5 अगस्त 2023, यानी कि बहुत जल्द ये बैच शुरू होना है। इसके अभी कुछ बेनिफिट भी हैं। 26 जुलाई तक यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो फीस काफी कम रखी गई है स्टडी IQ में। तो ये एक ऑफर चल रहा है, आप इस कोड को यूज करके ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। अजय लाइव जो मेरा कोड है, आप इसे यूज करके इसका बेनिफिट, इसके फायदे ले सकते हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा, 5 अगस्त से है ये नया बैच। आप सब जरूर एक बार इस पर विचार करें। मैं हूं अजय अनुराग और आज के सेशन में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आर्ट ऑफ राइटिंग पर। आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लेखन कला। आप सब जानते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस के तैयारी में आप लगे होंगे। मेंस की तैयारी के समय ये बात सबसे ज्यादा याद आती है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए कि हमें अच्छे स्कोर हो सके, अच्छे मार्क्स हमें मिल सके। चूंकि मेन एग्जाम का जो नेचर है वो एक रिटन एग्जाम है और रिटन एग्जाम होने के कारण इसमें राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्राय हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और जब मेन एग्जाम आता है तब हमें इसकी चिंता होती है कि राइटिंग स्किल हमें आनी चाहिए। क्या है राइटिंग स्किल और किस तरीके से हम इसे डेवलप करें, इस पर एक छोटी सी चर्चा मैं अभी करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मेंस लिखने वाले हैं या जो आगे लिखेंगे उनको इससे जरूर कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चर्चा शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि स्टडी IQ ने एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है और आप इसके बारे में जरूर जानें। इस प्रोग्राम का नाम है P2I और P2I का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इस प्रोग्राम में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू तक की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की रणनीति बनाई गई है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, सोर्सेज क्या हो, प्रीलिम्स और मेंस में कैसे बैलेंस बनाएं, और राइटिंग स्किल, एसे पेपर, कंपलसरी पेपर, ये जितने भी मुद्दे हैं उन सब को इस प्रोग्राम में कवर किया गया है। और हर एक कैंडिडेट के लिए एक मेंटोर होंगे और उन मेंटोर के गाइडेंस में आपको पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। तो एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम शुरू किया गया है। आप इस कोर्स में ज्वाइन करके पूरी तरीके से अपने मेंटर्स के गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। इस कोर्स की शुरुआत जो है वो 22 जुलाई से हो रही है
और इसकी एक और यूनिक फीचर इसका है कि इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करते हैं और इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर दिल्ली में आपके रहने, एकोमोडेशन और आपके फूडिंग, लॉजिंग सारी सुविधा जो है वो स्टडी आईक्यू की ओर से प्रोवाइड की जाएगी और मेंटोरशिप आपको दिया जाएगा, जिसमें आप अपने मेंटोर के अंडर में रहते हुए मेन और इंटरव्यू एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसकी फीस जो है वो भी बेहद कम है, आप सोच नहीं सकते। इसकी फीस जो है वो ओनली 29,999 है, जो बेहद कम है। कहाँ लाख 1.5 लाख कोर्सेज की फीस होती है, लेकिन स्टडी आईक्यू ने बहुत कम रखा है। और इसके साथ ही इसमें जैसा कि मैंने कहा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ रहने और सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इसका लाभ तभी आप उठा पाएंगे जब आप इस कोड को यूज करेंगे। ये मेरा कोड है अजय लाइव। तो आप कोर्स को ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज करें और आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मुद्दे पर। हमारा मुद्दा है आर्ट ऑफ राइटिंग का और इसमें 2-3 बातें अक्सर देखने को मिलती है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक जो खासकर कैंडिडेट से जो बातचीत होती है उसमें जो सवाल उभर कर आते हैं वो यही होते हैं कि प्रश्नोत्तर कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग तो अपनी सारी एनर्जी प्रीलिम्स के तैयारी में ही लगा देते हैं, मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते और उन्हें लगता है कि एक बड़ा चैलेंज प्रीलिम्स ही है। और इधर हाल के दिनों में प्रीलिम्स इतना टफ हुआ है कि वाकई लोग प्रीलिम्स में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तब फिर उनको चिंता होती है कि अब आंसर राइटिंग कैसे करें। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि बेहतर लिखने के बावजूद भी अंक नहीं मिलते। जिन लोगों ने मेंस पहले लिखा है उनकी एक बड़ी चिंता है कि अच्छा लिखने के बावजूद मार्क्स मुझे नहीं मिलते। एक सवाल और होता है कि मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएं और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए राइटिंग में हमें क्या करना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन सा मुद्दा है। तो मैं इसे एक बिंदुवार 3-4 जो प्रश्न है उस पर मैं बात करूंगा, जिसमें एक तो ये है कि लेखन कला से मतलब क्या है। पहले तो आप ये भी जानें कि लेखन कला कहते किसको है, क्योंकि लेखन कला के बारे में अक्सर बातचीत होती है लेकिन एग्जैक्ट लेखन कला का मतलब क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। सेकेंडली, सिविल सेवा परीक्षा की अपेक्षाएं क्या है, यूपीएससी क्या चाहती है। कई बार हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं और कई बार हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि एक क्वेश्चंस है और उस एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसका बस किसी तरीके से आंसर करना है और उसमें हमारा अप्रोच क्या होगा, हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। सीधे सीधे हमें उसे आंसर लिखना है। और अमूमन होता यह है कि जो हम एकेडमिक में जिस तरीके से अपने एकेडमिक एजुकेशन में ग्रेजुएशन करते हुए या पीजी करते हुए जिस तरीके से आंसर लिखते थे, वैसे ही यहाँ भी लिखने की कोशिश करते हैं और होता यह है कि उसमें हम बैलेंस नहीं बना पाते और हमें अच्छे अंक नहीं मिलते। तो यूपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसे भी जानने की जरूरत है। और फिर लेखन कला की आवश्यकता क्यों है, इसके साथ साथ लेखन कला की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, प्री रिक्विजिस्टिक ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो वो क्या है, आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके अलावा डूज एंड डोंट्स क्या करें और क्या ना करें, ये भी इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग अपनी बात में आपको संक्षेप में बताऊं कि लेखन कला से क्या आशय है, लेखन कला किसे कहते हैं। लेखन कला से मतलब जो संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब है आपके लेखन में एक क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो और एक इंप्रेसिव लेखन हो। ठीक है ना। प्राय लेखन में हमारा उत्तर लिख देना जैसे तैसे पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लेखन में जो हम कहना चाहते हैं उसमें एक बहुत क्लैरिटी हो कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। और नंबर 2, इंप्रेसिव हो। इंप्रेसिव का मतलब पढ़ने वाले पर उसका इम्पैक्ट पड़े, उसकी एक इम्प्रिंट
उसके दिमाग पे पड़े कि पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिली और कैंडिडेट क्या कहना चाहता है या वो कहाँ तक इस मामले में उसकी समझ बेहतर है। तो स्पष्ट और प्रभावी अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना, ये एक सबसे जरूरी है राइटिंग स्किल की बात। दूसरी बात कि लेखन जो है वो एक संवाद है, एक डायलॉग है, एक इनडायरेक्ट डायलॉग है बिटवीन कैंडिडेट एंड एग्जामिनर। आप एग्जामिनर को सामने तो जाकर अपनी बात नहीं कह सकते, आप अपनी बात राइटिंग के जरिए कहते हैं और एग्जामिनर भी आपके राइटिंग से आपकी पूरी एक इमेज तो एक उसके दिमाग में बन ही जाती है कि स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, कैसे वो चीजों को रखता है, ये भी जानकारी मिल जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि राइटिंग इज नॉट राइटिंग आंसर, केवल आंसर राइटिंग नहीं है, बल्कि ये आपका एक संवाद है, एक डायलॉग है एग्जामिनर के साथ, जहां आप अपनी बातों को एग्जामिनर तक पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं। और इसकी क्षमता इसके साथ साथ आपके नेतृत्व कौशल की भी अभिव्यक्ति है, क्योंकि आंसर्स लिखते समय हम कितने दावे के साथ लिखते हैं, कितने अधिकार के साथ लिखते हैं, कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें इस आपके लेखन में झलकती हैं। एक आपके राइटिंग के जरिए आपके बारे में बहुत ही एक अच्छी समझ बनाई जा सकती है और अमूमन होता ही है कि एग्जाम में मेंस के जरिए आपने देखा होगा कि मार्क्स में कभी-कभी आप बहुत अपने तरीके से लिखते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत रटे-रटाए आंसर लिखते हैं, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसकी वजह यही है कि आपके लेखन से पता चल जाता है कि आप कितने साधिकार यानी कि अधिकार के साथ लिख रहे हैं और कितना कंफ्यूजिंग तरीके से आप लिख रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो लेखन कला में ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप में क्लैरिटी हो, प्रभावी तरीके से हो। एक डायलॉग की बात है तो डायलॉग कैपेसिटी भी आपकी दिखाई दे और साथ ही साथ आपका जो एक नेतृत्व कौशल है, लीडरशिप स्किल्स या क्वालिटी है, वो भी झलकनी चाहिए आपके लेखन के जरिए। लेखन कला की आवश्यकता क्यों है? क्यों जरूरत है इसको जानने की? क्योंकि इसको जानेंगे तब आप एक उत्तर लिखते समय आप एक क्रमबद्ध तरीके से आप उत्तर लिख पाएंगे। आप क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये आप समझ पाएंगे कि क्या लिखना है ना? क्या लिखना है? इसके साथ साथ किसके लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि जिसके लिए लिखना है उसके हिसाब से जब आप उसके अनुसार लिखते हैं तब आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना? ये नहीं कि आपके उत्तर का कोई लेवल ना हो, बहुत कुछ गाइड बुक से आप उत्तर लिख रहे हैं, उस स्टैंडर्ड का आंसर ना हो या एक उसमें कंप्लीटनेस ना हो उत्तर में, तो आपको अंक नहीं मिलने वाले। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी लिख के चले आते हैं, आपको लगता है कि हमने खूब लिखा है। तो लेखन कला को आप जानते हैं तो कैसे क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, क्या लिखना है, किसके लिखना है और किस तरीके से किस तरह प्रभावी लेखन करना है, ये सब चीजें आप किस तरह प्रभावी लेखन करना है, ये सब बात आप इसके जरिए जान पाते हैं। इसीलिए लेखन कला की आवश्यकता पड़ती है और लेखन कला के जरिए आप इन चीजों को समझ पाते हैं। तो लेखन कला को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप पूरे राइटिंग का जो पर्पस है उसे आप समझ पाएं। इसके साथ साथ एक यूपीएससी की परीक्षा में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर लिखें, शब्द सीमा का ध्यान रखें, वर्ड्स लिमिट का। इसके साथ साथ यथासंभव कम से कम शब्दों में उत्तर दें, ये भी बात कही जाती है। दूसरी बात कि एक सामान्य अप्रोच के जरिए उत्तर लिखना है, एक बहुत सामान्य दृष्टिकोण से चीजों को देखते हुए उत्तर लिखना है, कोई बहुत
विशेषीकृत उत्तर नहीं चाहिए। जनरल स्टडीज के जो प्रश्न हैं या और भी विषयों में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बहुत विशेषज्ञ के रूप में नहीं बल्कि एक जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से आप अपने उत्तर को लिखें। तो ये भी उम्मीद की जाती है आपसे। लेकिन प्रायः इंस्ट्रक्शंस को ना देखने के कारण या चीजों को ना समझने के कारण लोग गड़बड़ियां करते हैं। यूपीएससी की एक रिपोर्ट में ये बात दर्ज, उस रिपोर्ट में ये बात आई थी, सतीश चंद्रा रिपोर्ट में, खासकर एसए के संबंध में। लेकिन दूसरे चीजों के बारे में भी ये बात कही गई कि कैंडिडेट से ये सारी चीजें उम्मीद की जाती है। सतीश चंद्रा कमेटी ने एसए का सुझाव दिया था और ऐसे भी लेखन की आवश्यकता को महसूस करते हुए बात कही गई थी कि स्किल्स टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट, आपको एक अधिकारी के तौर पर आपको रिपोर्ट तैयार करने पड़ते हैं, कई तरह के पॉलिसी पेपर बनाने पड़ते हैं, कई तरह के ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स आपको आने चाहिए। ठीक है ना? सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेखन कला का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार ये शब्द तो हम सुनते हैं लेकिन इसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आखिर ये लेखन कला क्या है। तो लेखन कला से मतलब ये है कि आप जो उत्तर लिखें उसमें 2-3 बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखें, और वो ये है कि आप अपने विचारों को बहुत स्पष्ट, क्लैरिटी के साथ रखें। साथ ही साथ आपके विचार प्रभावी भी होने चाहिए, यानी कि एक इम्प्रेसिव हो, जिसका एक इम्पैक्ट और इम्प्रिंट पढ़ने वाले के दिमाग पे पड़े, ताकि वो उत्तर को पढ़ते हुए एक स्पष्ट राय बना सके या जान सके। तो पहले तो आपके विचारों में स्पष्टता हो, प्रभावी तरीके से अपने विचारों को रखें। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपका उत्तर केवल प्रश्न का उत्तर नहीं है बल्कि एग्जामिनर के साथ संवाद है। कैंडिडेट और एग्जामिनर के बीच में संवाद, डायलॉग का तरीका है आपका आंसर। इसलिए आंसर करते समय कम्युनिकेटिव तरीके से, बहुत संप्रेषणीय भाषा शैली में आप अपने विचारों को रखें, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ता जाए, आपके आंसर्स को पढ़ता जाए और वो बात को समझता जाए कि आपने बड़ा व्यवस्थित तरीके से सोच समझ कर लिखा है। आपकी जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो बहुत सुलझी हुई है, उसमें कोई जटिलता नहीं है। दूसरी बात कि आपके अंदर नेतृत्व कौशल भी झलकनी चाहिए। राइटिंग में भी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। कई बार हम राइटिंग करते हैं तो थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं, अपनी बात कहते हुए डरते हैं, कई बार एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह देते हैं। लेकिन जब हम सुलझे हुए तरीके से किसी विषय पर विचार रखते हैं तो बड़े प्रभावी तरीके से और साधिकार रखते हैं, यानी कि अधिकार के साथ, जिससे एग्जामिनर को मालूम चलता है कि हाँ, कैंडिडेट को चीजें आती हैं। तो साधिकार तरीके से रखें। दूसरा सवाल है कि लेखन कला की आवश्यकता क्यों है? तो लेखन कला की आवश्यकता इसलिए है कि आप जान सके कि हमें क्या लिखना है। कई बार तो लोगों को पता नहीं चलता कि हमें क्या लिखना है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कुछ और, लिखते कुछ और है। उनके दिमाग में पहले से आंसर्स बना होता है, क्वेश्चन कुछ भी हो, अपने आंसर्स को फिट कर देते हैं। कोई भी एक हिस्सा देख लिया और समझ गए कि, मान लीजिए कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पे कोई सवाल आया है, तो कई तरह के फंडामेंटल राइट्स पे सवाल बन सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संबंध, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्सेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या विवाद है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, कई ऐसे उसके एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। लेकिन आप मौलिक अधिकार पर लिखने जाएं और मौलिक अधिकारों पे कुछ आपने पहले से रट्टा मार रखा है या पहले से कुछ अपना नोट्स बना रखा है, उसी को आप लिख दें, तो आपका उत्तर नहीं होगा, उस पे आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या लिखना है ना, क्या लिखना है और किसके लिए लिखना है, क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है ना, किसके लिए लिखना है, साथ ही साथ कैसे लिखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और राइटिंग स्किल में इन्हीं चीजों को हम जानते हैं, कैसे लिखना है। अगर कुछ इस तरह के प्रश्नों
को आप अगर गौर करें कुछ भी लिखने से पहले, ऐसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग, जीएस के आंसर राइटिंग में, अगर ये 2-3 बातों को आप ध्यान में रखें कि क्या लिखना है। जब आप क्या लिखना है पे विचार करेंगे तो आप क्वेश्चंस की डिमांड की तरफ जाएंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को ब्रेक करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। प्राय एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 हिस्से होते हैं। किसके लिए लिखना है? अगर आपको पता है कि हमें यूपीएससी के लिए लिखना है तो आपका जो लेवल है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी लेवल का होगा। और अगर आप ये नहीं जानते तो आप जैसे मन वैसे, या जो एक सामान्य आंसर होता है वो सामान्य आंसर आप लिख देंगे तो उतना प्रभावी नहीं होगा। कैसे लिखना है, लिखने के कुछ तौर तरीके हैं। एक, हमें फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है अच्छे से, सीक्वेंस में लिखना, उसमें एक फ्लो भी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज उसकी अच्छी हो, एनालिटिकल आंसर हो, साथ ही साथ उसमें हम एग्जाम्पल भी दें। कुछ अगर डायग्राम या कुछ ऐसे उसमें इमेज बनाने की जरूरत है, क्लासिफिकेशन की जरूरत है, उसका हम ध्यान रखें। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए राइटिंग स्किल को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दूसरी बात कि कुछ यूपीएससी के रिक्वायरमेंट्स भी हैं। यूपीएससी कुछ उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, प्राय उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यूपीएससी बार बार इस बात को कहती है कि अपने शब्दों में आंसर दें, शब्द सीमा का ध्यान रखें और कम से कम शब्दों में अपने उत्तर दें। दूसरी बात है कि इसमें एक सामान्य तरीके से उत्तर देना है। आपका जो उत्तर लिखने का जो अप्रोच हो, बहुत जनरल अप्रोच हो, बहुत स्पेशलाइज नहीं हो। जो रिसर्च वाला जो एक अप्रोच होता है कि हम एक एक चीज को ब्रेक करके बड़ा लंबा खींचते हैं, वैसा एक उस ढंग से सिनॉप्सिस वाला तरीका नहीं चाहिए। बहुत एक सिंपल तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखना है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जिसमें कि आप उस विषय को समझ गए हैं और उस विषय की जो समस्या है उसका आप बेहतर तरीके से समाधान दे रहे हैं। यूपीएससी की एक रिपोर्ट थी, सतीश चंद्रा रिपोर्ट 1993 की, उसमें कुछ बातें कही गई थी राइटिंग पे और उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यूपीएससी उसको ऐसे पेपर को लागू करने के पहले उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया था और रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी बहुत रिलेवेंट है, मैंने आपके लिए रखा है यहाँ। उसमें कहा गया था कि स्किल्स टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट। आपको एक अधिकारी के तौर पे कई तरह के रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स, ड्राफ्टिंग, ऐसे कई चीजों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल होने चाहिए। अगर राइटिंग स्किल्स आपको नहीं आते तो फिर आप इस तरह से चीजों को सिस्टमैटिक नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ बातें बताई गई थी, जैसे इंटीग्रेटेड थिंकिंग हो, लिंग्विस्टिक स्किल्स हो। जो सबसे जरूरी चीज है कि इंटीग्रेटेड थिंकिंग हो, यानी कि आप किसी विषय पर जितना कुछ जानते हैं उन सब को एक साथ जोड़ सके, एक साथ उनको जहां उसे प्रस्तुत करना है उन सब को उसके तरीके से एक सीक्वेंस में आप रख सके। और एक लिंग्विस्टिक स्किल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति का जरिया भाषा है। अगर आपके पास भाषाई कौशल नहीं है तो आप बेहतर आंसर्स नहीं लिख सकते। इसी तरीके से कहा गया था, they are expected to prepare policy papers, notes, drafts and memorandum on a variety of subjects. It is true that skills in these areas can be imparted as a training institute and also can be developed with the experience in service. सर्विस में भी इसको डेवलप किया जा सकता है, एकेडमिक में भी इसको डेवलप, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी डेवलप किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट्स को ये चीजें आनी चाहिए, कम से कम एक ड्राफ्टिंग की एक अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि बट दिस यूजफुल स्किल्स आर मोस्टली acquired during the academic career in colleges and universities. जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये चीजें आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता, बस एक ढर्रा है जिस पर हम लिखते चले जाते हैं। तो उस ढर्रे पर यहां नहीं लिखना है। यूपीएससी के इस रिपोर्ट में
साफ साफ इस बात का जिक्र है। और क्या आपके अंदर कैसी एबिलिटी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो साफ साफ लिखा हुआ है कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रश्न की डिमांड को समझने की क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी फॉर क्रिटिकल एनालिसिस, एक आलोचनात्मक तरीके से किसी विषय को समझने की शक्ति होनी चाहिए। और आलोचनात्मक करने का मतलब क्या होता है कि जो बातें कही गई हैं उस बात को हम स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके पक्ष और विपक्ष के मामलों में तर्क करके हम ये जांच करते हैं कि ये बात कितनी सही है। विश्लेषण के जरिए क्या, क्यों, कैसे, ऐसे सवालों के हम उत्तर तलाशते हैं और तब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये विषय और ये मुद्दा कितना सही है, कितना गलत है। तो एबिलिटी फॉर क्रिटिकल एनालिसिस है ना, यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण करना, उसके कारणों की पड़ताल करना, ठीक है ना, और वो कितना रिलेवेंट है ये भी देखना। इसके अलावा कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेटेड थिंकिंग, सभी चीजों को एक साथ शामिल करके देखना किसी भी मुद्दे पे। अगर मान लीजिए कि हम यूसीसी की बात करें, है ना, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो इसके जितने पक्ष हैं, विपक्ष हैं, समस्याएं हैं, सरकार का नजरिया है, जुडिशरी का क्या नजरिया है, ये सारे पहलू पे विचार होने चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड थिंकिंग, कि आप सारे एस्पेक्ट्स को देखें कि एक किसी मुद्दे के कितने सारे बिंदु बन सकते हैं। ऐसे राइटिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद है एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, अपने विचारों को एक जगह मिलाना। एंड क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप लिखें, जब अपनी बात कहें तो उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें चीजें उलझी हुई रहें ताकि वो बात समझ में ना आए और वो बिल्कुल आप क्या कहना चाह रहे हैं वो मालूम ना चल सके। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं यूपीएससी की ओर से उस रिपोर्ट में, इसीलिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि लेखन कला के लिए किन बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए कुछ 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आप सब्जेक्ट मैटर पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, क्योंकि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कंटेंट है तभी आप लिख पाएंगे, वरना आपके अंदर जितना भी बेहतर राइटिंग स्किल आपको आती हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अगर यूसीसी के बारे में कहा तो यूसीसी के बारे में अगर आपको नॉलेज है तभी आप कुछ लिख पाएंगे, वरना आपका जो पेन है वो रुक जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। मान लीजिए यूसीसी पे जो हाल के दिनों में जो बहस हुई है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जुडिशरी ने क्या उस पर टिक्का टिप्पणी किए हैं, क्या बात कही है, आज अब इसको लेकर क्यों चर्चा हो रही है। जो अपडेटेड उस पर जो चर्चा है वो या जो उसके मुद्दे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक सब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके कितने सारे पहलू बन सकते हैं। बहुत ऑब्जेक्टिव होके आप मेंस में नहीं लिखते। मेंस एक सब्जेक्टिविटी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विषयनिष्ठ, यानी कि विषय के प्रति क्या क्या उसके पहलू बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए। बहुत ऑब्जेक्टिव राइटिंग करके आप इसमें अपनी बात नहीं कह सकते। और सब्जेक्टिविटी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात नहीं बल्कि उस विषय पर जितनी सारी चर्चाएं हैं, जो ऑथेंटिक चर्चा है, प्रमाणिक रूप से जो उस पर बातें कही गई हैं, उसे हम अपने उत्तर में शामिल करें। एक सीक्वेंस में अपनी बात कहें, आगे पीछे नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जो बातें शुरू में कहनी चाहिए उसे शुरू में रखें, जो आखिर में जो विश्लेषण का एक फॉर्मेटिंग करके लिखें। थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको सीक्वेंस बनाने की कला आ जाएगी। उसके बाद एक फ्लो होना चाहिए लेखन में। जब आप एक भाषा का प्रयोग करते हुए, कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए जब आप लिखते हैं तो आपके लेखन में एक फ्लो आ जाता है, और फ्लो आ जाता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो फ्लो भी होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके विचारों में, आपके थॉट्स में क्लैरिटी हो।
ऐसा नहीं कि यूसीसी पे लिख रहे हैं, अगर हमने एग्जाम्पल दिया यूसीसी का, तो मैं आपको बताऊं कि इस पर लिख रहे हैं आप, तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए और एक जगह कह रहे हैं कि नहीं, यूसीसी लागू होगा तो देश में दंगा भड़क जाएगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर इस तरह के एकदम एक्सट्रीम और कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है कि यूसीसी पे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक बहुत बैलेंस्ड, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी है और बैलेंस बनाकर आपको चलना है, तो इसलिए क्लियरिटी भी होनी चाहिए। जहां तक प्रेजेंटेशन का सवाल है तो बहुत ऑर्गेनाइज हो, आपके आइडियाज बिखरे बिखरे ना हो, शब्द सीमा के अंदर हो। उसके बाद इफेक्टिव लैंग्वेज हो। इफेक्टिव लैंग्वेज यानी कि जो शब्द का प्रयोग जहां जिस तरीके से करना है, जो उसकी लैंग्वेज। अब मान लीजिए कि आप यूसीसी पे लिख रहे हैं और लिख देंगे कि आपके यूसीसी को यदि लागू किया गया तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा और झंझट हो जाएगा, इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर आपके बारे में गलत नजरिया बना सकता है। अब ये लफड़ा, झंझट, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो हम लोग बोलचाल में करते हैं। आप यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं और ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे कि बार बार सरकार इस मुद्दे को उठाकर अल्पसंख्यकों के साथ पंगा ले रही है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक बहुत संतुलित, और हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपका मीडियम है उसमें एक बहुत एक जो उसके भाषा की जो डिग्निटी है, भाषा की जो गरिमा है, उसका ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। और कॉन्साइजनेस होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त रूप से आप लिखें, बहुत बिखरा हुआ बहुत ज्यादा ना लिखें, कम से कम शब्दों में इसका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ और बातें कही जाती हैं, स्किल नीडेड टू डू द अबव टास्क, इसके लिए 2-3 बातें और कही जाती हैं कि आपके अंदर एक अच्छी बोध क्षमता हो, कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप सवाल को ठीक से समझ जाएं। यूपीएससी के क्वेश्चंस बड़े उलझे हुए होते हैं, लेंदी भी होते हैं, 3-4 लाइंस के होते हैं, तो कई बार तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। इसीलिए समझने की बहुत जरूरत है और कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत सीसेट में भी है, कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत एसए में भी है, कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत जीएस में भी है। कई बार यूपीएससी की जो लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारे समझ में नहीं आता। जब हम 1-2 बार पढ़ते हैं तब उसके एसेंस को समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को अगर हम ब्रेक कर दें तो और चीजें समझ में आती हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में हमने कहा कि भाषा का एक शानदार प्रयोग, जो हम कहना चाहते हैं उसे उतने ही प्रभावी तरीके से कहें। कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसका इस्तेमाल करें, पैराग्राफ ठीक से चेंज करें, भाषा में शब्दों का चयन हम ठीक से करें, जो जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं उसके ही जो टर्मिनोलॉजी और जो लैंग्वेज है उसका हम इस्तेमाल करें। तो एक लैंग्वेज स्किल्स जिसको कहते हैं वो चीजें आनी चाहिए। आलोचनात्मक विश्लेषण जो हमने कहा, एबिलिटी फॉर क्रिटिकल एनालिसिस, तो ये भी आपको आनी चाहिए। इसके साथ कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेटेड थिंकिंग के हमने कहा, समेकित चिंतन, यानी कि सारे एक ही विषय के सारे पहलू को मिलाकर सोचना। विचार अनुकूलता होनी चाहिए, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि जो जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उससे संबंधित विचारों को आप उसमें उसके अनुकूल विचारों को आप इकट्ठा करें, एक साथ करें। और जैसा कि मैंने कहा, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी भाषा में और आपके विचारों में क्लियरिटी होनी चाहिए। 2-3 बातें लिखने के लिए और जरूरी है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। नो व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कई बार कई विषयों पे हम लिखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें लिखना क्या है या हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एसे राइटिंग में इसकी और जरूरत पड़ती है। एसे राइटिंग में हम शुरुआत करते हैं कुछ और फिर लिखते लिखते अपने ही विचारों के अगेंस्ट चले जाते हैं और कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं। हमें क्या लिखना है एग्जैक्ट किसी भी मुद्दे पर, यह हमें पता होना चाहिए। नो टू हुम यू आर टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो आप यूपीएससी लेवल की बात करें, यूपीएससी के तरीके से जो स्टैंडर्ड नोट्स मटेरियल हैं उसे आप लिखें।
अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को किसी ऐसे ही लोकल गाइड बुक से अगर आप लिखेंगे तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मार्क्स मिल सकते, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उस सब्जेक्ट का, उस क्वेश्चंस का, उस स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डिफाइन अनफेमिलियर वर्ड्स, जो ऐसे शब्द आए हैं क्वेश्चंस में उनको डिफाइन करिए। कुछ इस तरह के टर्म अगर यूज किए गए हैं, कई बार क्वेश्चंस में कई नए टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, भाषा के कई नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको डिफाइन करना चाहिए क्लियरली कि एग्जामिनर को लग सके कि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को समझ गए हैं। तो उसे फिर इसके अलावा मेक योर सेंटेंस शॉर्ट, आप अपने 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 वाक्य को संक्षेप में रखें। दूसरी बात, बेहतर उत्तर लिखने के लिए 3-4 बातें और ध्यान रखें। प्रश्न की मांग को खूब अच्छे समझें, प्रश्न के दिशा निर्देशों को समझना चाहिए, यानी कि प्रश्न के अंत में ऐसे बहुत सारे शब्द जुड़े होते हैं। चर्चा करें, व्याख्या करें, विवेचन करें, आलोचना करें, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, समालोचना करें, टिप्पणी करें, है ना, युक्ति युक्त उत्तर दें, तर्क संगत उत्तर दें। ऐसे जितने भी ये जो क्वेश्चंस के ये जो टर्म होते हैं, इन सब के थोड़े थोड़े अलग अलग मायने हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि टिप्पणी करना, कमेंट ऑन इट लिखा रहता है, तो कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि जो लिखा हुआ है हम उसी डायरेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर जो लिखा हुआ उससे हम सहमत नहीं है या लॉजिकली करेक्ट नहीं है, तो हम उस पर टिप्पणी करते समय उस पर नहीं जाएंगे, उसके ऑपोजिट हम टिप्पणी करेंगे कि ये बात कही जाती है लेकिन ये बात सही नहीं है। तो ये जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस के साथ लगे होते हैं, इन सब का एक थोड़ा बुनियादी अंतर है। आप उस अंतर को समझें, तब आप इनको जान पाएंगे। तो उसके आशय को समझें, संकेतों को समझना, प्रश्नोत्तर करते हुए शब्द सीमा का भी कठोरता से पालन करना। प्राय लोग शब्द सीमा का पालन नहीं करते, उसे भी ध्यान में रखें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, 2022 का जीएस पेपर 2 का हमने क्वेश्चन ले लिया है, ऐसे रैंडमली हमने ले लिया है कि आपके ध्यान में रहे। एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनर्प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। अब आप देखिए, एक प्रश्न में 2 हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले तो आप इसको समझें कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और दूसरी बात, इसमें कितने हिस्से बन रहे हैं, इसमें किस तरह के हिस्से बन रहे हैं, किस तरह का इसमें एक मुद्दा बन रहा है, इसको आप समझें। तो पहला देखें तो इसमें एक हिस्सा तो ये बन रहा है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन करें। यानी कि राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, उसके प्रयोग की कंडीशंस क्या है, क्या शर्तें हैं उसके। विधायी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल किस तरीके से करता है और उसकी क्या सीमाएं हैं, पहले ये पूछा जा रहा है। और दूसरा कहा जा रहा है कि विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के पुनर्प्रख्यापन की वैधता। विधायिका से लेजिस्लेचर के सामने विधानसभा के राय लिए बिना राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर वो अध्यादेश जारी करता है तो उसकी वैधता, वैलिडिटी के बारे में बताइए कि वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, क्योंकि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और इसको लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां रखता है। केंद्र में अगर एग्जीक्यूटिव हेड होने के कारण राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, तो उससे कुछ मामलों में स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड होने के कारण राज्यपाल के पास कुछ ज्यादा शक्तियां हैं। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस जारी करना, अध्यादेश जारी करने के मामले में राज्यपाल की जो शक्ति है उसकी वैधता की जांच कीजिए। तो 2 सवाल एक में है, आपको दोनों को अलग अलग करके लिखना होगा, बिल्कुल क्लियर कट आपको लिखना पड़ेगा। पहले एक प्रश्न को आप उसमें समझाएं और फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न को। तो ये 2022 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की मुख्य विशेषताएं और कार्य क्या है।
अब देखिए सीबीएसई के बारे में दो बातें आपको क्लियरली लिखनी चाहिए कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। सीधे सीधे सीबीएसई को एक दो लाइन में स्पष्ट कर दिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और फिर उसके कार्य क्या है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखें। फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में यह कितना प्रभावी रहा है। ठीक है ना, सत्यनिष्ठा को प्रभावी लागू करने में कितना ये इंटीग्रिटी को स्थापित करने में, और दूसरा कह रहा है जवाबदेही, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक जो जवाबदेही जो होनी चाहिए सरकार और सरकार के विभिन्न संस्थानों की, उसकी जवाबदेही और सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी को स्थापित करने में सीबीएसई कितना प्रभावी हो सका है। तो एक प्रश्न में उसकी विशेषताएं और कार्य, एक ही प्रश्न में दो हिस्सा है, जिसमें एक में विशेषताएं और कार्य बताने हैं और दूसरे में आपको उसके वो कितना प्रभावी रहा है, ये दूसरा हिस्सा है इस प्रश्न का, और खासकर सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के मामले में। तो आप अक्सर देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़े एक साथ दो तीन हिस्सा रहता है एक प्रश्न का, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा उलझे हुए सवाल होते हैं, इतना प्लेन सवाल नहीं होता। तो आपको लिखते समय उसे बिल्कुल सीक्वेंस में और अलग अलग हिस्सों में आप लिखें। पहले हिस्से को अलग पॉइंट्स बना के लिखें, दूसरे हिस्से को पॉइंट्स बना के लिखें, ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। इसके साथ साथ प्रश्न के जो दिशा निर्देश हैं उनको समझना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा टिक्का टिप्पणी जो लिखा हुआ है उसमें। और फिर प्रश्नोत्तर करते समय एक अंतिम बात की शब्द सीमा का भी पालन करना चाहिए। तो कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनको समझे बिना आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ में कुछ बातें कहूं तो आप समझ पाएंगे। जैसे ही आप किसी प्रश्न को देखें तो पहला काम ये करें कि प्रश्न की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। सबसे पहले आप इस पर गौर करें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है ना। आप जब तक नहीं समझेंगे डिमांड की, उसकी डिमांड क्या है, तो फिर आप जो आपने रट्टा मारा है, एक दो तरीका होता है, एक होता है आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना और एक क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाना। प्राय लोग ये काम करते हैं जो गलत है। आप आंसर से क्वेश्चंस की तरफ मत जाएं, बल्कि आप क्वेश्चंस को देखें और आंसर्स की तरफ जाएं। क्वेश्चंस की डिमांड को देखें कि इसकी डिमांड क्या है। क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ और लिखेंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, आप लिख रहे हैं कुछ और। पहले तो आप क्वेश्चंस की डिमांड को देखें, फिर उसको ब्रेक करें। क्वेश्चंस को अगर ब्रेक कर सकें तो आप ब्रेक करें उसे, और उसका ब्रेकअप तैयार करें, यानी कि उसके कितने हिस्से बन सकते हैं, है ना, उसके कितने भाग बन सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। जैसे पीछे के क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक ही क्वेश्चंस में दो दो तीन तीन बातें पूछी गई हैं। तो उसे ब्रेकअप करें, डिमांड समझे, उसके बाद उसको ब्रेकअप करें। नंबर 3, उसकी एक फॉर्मेटिंग कर ले, अगर हो सके तो दिमाग में कर ले या जैसे भी हो, उसकी एक फॉर्मेटिंग कर ले। जैसे हम लोग ऐसे राइटिंग के समय फॉर्मेटिंग करते हैं और बड़ा एग्जैक्ट हम लिखते हैं या सही डायरेक्शन में लिखते हैं, उसी तरीके से अगर प्रश्न की थोड़ी सी एक रफ फॉर्मेटिंग कर ले पीछे बैक साइड में या तो अपने दिमाग में जैसा हो, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और उसके बाद आप ये भी देखें कि इसमें कैसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें एग्जाम्पल भी देने होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यूसीसी पे लिख रहे हैं, मान लीजिए गवर्नर्स पे लिख रहे हैं, तो आपको आर्टिकल्स देने पड़ेंगे, कुछ हाल के दिनों के एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। कई स्टेट्स में गवर्नर को लेकर जो विवाद रहा है उनके आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, तो ये भी आप इसमें देखें। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप ध्यान रखें कि जो शब्द सीमा है 200 है या 250 वर्ड्स है, तो इसमें आप लिखें। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस के डिमांड और उसके जो लिखने का जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। प्रायः क्या होता है कि हम एग्जाम में लिखने के दबाव में इतने आ जाते हैं कि पैटर्न को हम बिल्कुल भूल जाते हैं और जो हमें जैसे मन होता है वैसे हम लिखते हैं,
हमारे लेखन में सीक्वेंस नहीं होता और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर बहुत सिस्टमैटिक नहीं बन पाता और इसीलिए हमें मार्क्स भी अच्छे नहीं मिल पाते। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। मैंने संक्षेप में आपको ये बातें बताई हैं। कभी इस पर और विस्तार से भी हम लोग बात करेंगे। फाइनली जो एक मुद्दा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको एक अच्छे आंसर्स के लिए दो बातों का ध्यान रखें आप। एक तो आप इसके कंटेंट को आप बनाएं और कंटेंट बनाने के लिए जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के, आप उन सब पर एक अच्छे से एक फॉर्मेट तैयार कर लें, या फिर आप कह सकते हैं कि इन सब पर एक सिनॉप्सिस एक आप तैयार कर लें। तो सिनॉप्सिस आपके पास तैयार होगा तो आपके पास एक कंटेंट का एक अच्छा आपके पास एक रिवीजन के लिए भी एक बढ़िया मैटर आपके पास तैयार होगा। और नंबर 2, उसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, जिसमें लैंग्वेज है, सीक्वेंस है ना, पैराग्राफ चेंज करना है। तो इन सब चीजों को भी देखें कि लैंग्वेज आपकी अच्छी हो। इसके अलावा पैराग्राफ्स जो हैं वो अच्छे से हो, पैराग्राफ ठीक से चेंज करें आप। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो भी ठीक से हों, पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करें बढ़िया से। इसके अलावा आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपने उत्तर लिखें, क्लैरिटी हो उत्तर में। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या ना करें, यानी कि इस मामले में मैं आपसे कहूंगा कि इसमें इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पूछा नहीं गया है उसे लिखते हैं। तो आप क्या ना करें, आप आंसर से क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल ना जाएं, है ना। दूसरी बात, एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि आप किसी पूर्वाग्रह, जिसको हम लोग एक बायसनेस कहते हैं, है ना, बायसनेस। तो बायसनेस के यानी कि पूर्वाग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि पूर्व आग्रह से प्रश्न को ना देखें। पहले से ही प्रश्न के बारे में एक राय बन जाती है तो आप बायस ना रहें। बायसनेस या बायस इसको हम लोग कहते हैं कि आप बायस ना रहें कि पहले से ही आपने एक नजरिया बना लिया कि यही पूछा जा रहा है या जो मैंने पढ़ा है वही। तो एक बायसनेस जो हमारा है दिमाग में, हम बायस्ड हो जाते हैं किसी चीज के बारे में। जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गवर्नर को लेकर हम बायस्ड हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो बहुत डिस्प्यूटेड है। ठीक है, डिस्प्यूटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नर का पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। आप यूसीसी पे लिखते हैं तो पहले से थोड़ा बहुत किसी ना किसी पक्ष में बायस हो जाते हैं। आप जुडिशरी पर आप लिख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी, तो आप थोड़े से बायस हो जाते हैं। पीआईएल पर लिखते हैं तो आपको लगता है कि पीआईएल हमेशा उचित ही है, जबकि पीआईएल के नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। मैं पॉलिटिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन दूसरे सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है, बायस नहीं होना है। तो बायस ना हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो वर्ड्स लिमिट है उसका ध्यान रखें। प्राय वर्ड्स लिमिट्स का लोग ध्यान नहीं रखते और बिखर जाते हैं, जो नहीं पूछा गया है वो लिखते हैं और उसमें फिर जो शब्द सीमा है उस ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से वो अपनी बात ठीक ढंग से नहीं कह पाते। दूसरी बात ये भी है कि एक बहुत उलझाऊ भाषा में नहीं बल्कि सरल भाषा में लिखें, है ना। कॉम्प्लिकेटेड जो राइटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके हम ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यूपीएससी में सिंपल तरीके से, बल्कि कई मामलों में तो लेमैन तरीके से, लेमैन कहने का मतलब ये कि लैंग्वेज और लिखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन अप्रोच बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत रिसर्च बेस्ड अप्रोच ना हो, है ना। सिंपल तरीके से कि आप किसी मुद्दे पे लिख रहे हैं तो क्या समस्या हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है, एक सिंपल तरीके से आप अगर आप
लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सेकेंडली, आप उसमें बड़े बड़े प्रभावी तरीके से आप लिख सकते हैं। जब बने बनाए किसी फ्रेम में आप लिख रहे होते हैं तो आपके ऊपर दबाव होता है, और जब आप फ्री होकर लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में भी आई होगी। मैं फिर से एक बार कह दूं कि P2I बैच जो स्टडी IQ का है, इसे ज्वाइन करें। 22 जुलाई लास्ट डेट है, और एक शानदार कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और उलझन में हैं, क्या करें क्या ना करें, उनके लिए P2I बैच बहुत शानदार है, जिसमें आप पूरी तैयारी आपको स्टडी IQ के मेंटर्स के अंडर में, उनके गाइडेंस में आपको करना है। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और फाइनली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को सुना है, इस चर्चा में आप शामिल हुए हैं। फिर ऐसी क्लास मैं लेकर आऊंगा जिसमें राइटिंग के कुछ और प्रैक्टिकल इश्यूज और प्रैक्टिकल जो उसका पक्ष है उस पर मैं बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।